नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। रीट 2017 लेवल फर्स्ट का जो आपका पेपर हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चन का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी आज हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बराबर होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो सॉल्व करते हैं। 12 पेनों का क्या कह रहा है वो क्रय मूल्य, 12 पेनों का क्रय मूल्य किसके बराबर है हमारे पास, 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन हमको दी हुई है, तो यहां से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं ना, मतलब क्रय मूल्य अपोन में विक्रय मूल्य, वज्र गुणा कर दीजिए आप। ये विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा और इधर क्या था 16 और ये 12 क्या हो जाएगा इसके नीचे। ये कट रहे हैं क्या आपस में, हाँ ठीक है, 4 से कट रहे हैं तो क्या आ जाएगा 4 और 3, मतलब क्रय मूल्य तो कितना आ गया हमारे पास 4 और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखिए, जब 4 तो आपके पास क्रय मूल्य है, ठीक है, और 3 आपके पास विक्रय मूल्य है, तो आपके पास देखो कितने का लाभ, हानि हुई होगी ना। या तो अगर 4 में खरीदा 3 में बेच दिया तो हानि कितने की हानि, 1 की हानि। 4 में खरीद कर 3 में बेच दिया तो हानि कितने की हुई, 1 की हानि। हानि किस पे निकालते हैं, हानि और लाभ किस पे निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पे। तो निकाल दीजिए, हानि कितने की 1 की, क्रय मूल्य कितना 4, और निकालना है प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 4 को सब 100 से काटेंगे तो कितना आएगा 25, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25% की क्या हो गई, हानि हो गई, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 रुपए में खरीदा और 3 में बेच दिया तो मतलब 1 रुपए की हानि हुई ना, 1 की हानि हुई, 1 की हानि हुई तो निकाल दीजिए। हानि किस पे निकालते हैं, हानि और लाभ क्रय मूल्य पे, तो निकाल दिया 1/4 इंटू 100, तो कितना आ गया हमारे पास 25%। तो यहाँ क्या हुआ 25% की हानि हुई। श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज पर और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। ठीक है, प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। ठीक है, यहाँ हमको एक क्लू मिला है, क्या कह रहा है कि वो प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। तो पहली राशि हम मान लेते हैं एक्स, इसका चौथाई कितना हो जाएगा x/4, और ये क्या कह रहा है कि जो शेष राशि, शेष तो दूसरी राशि रही होगी ना, उसको हम y मान लेते हैं, वो क्या कह रहा है कि उसके 5वें हिस्से के बराबर है, मतलब ये कंडीशन हमको दी हुई है। तो यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, देखो ये क्या निकल के आया हमारे पास x/4 इक्वल टू y/5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x/y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। तो x की वैल्यू तो कितनी है 4 और y की वैल्यू 5, मतलब हमारे को ये तो अंदाजा लग गया कि जो प्रथम और द्वितीय राशि है ना, ये 4:5 के अनुपात में है। अब क्या कह रहा है वो, यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 रुपए है तो जमा की गई कुल राशि बराबर होगी। अब देखो ये 4:5 है ना, तो इसको सोल्व करने के लिए हम इजीली बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, मान लीजिए एक्स की राशि तो कितनी थी 400 रुपए और वाई की राशि कितनी थी 500 रुपए। देखो बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो इसकी तरफ से निकाल दीजिए। इसकी ब्याज राशि कितनी थी 10%, तो 400 रुपए का 10% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, कितना हो जाएगा ये 80 रुपए। ठीक है, और इसी तरीके से 500 रुपए का 12% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, 24 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 120 रुपए। तो देखो जब हमने 400 और 500 माना ना, तब हमारा टोटल ब्याज कितना निकल के आया 200 रुपए, लेकिन ये एक्चुअल में दिया कितना है 2500 रुपए, कितना 2500 रुपए एक्चुअल में दिया हुआ है, तो ये कितना गुना है 12.5 गुना। ठीक है, 12.5 गुना है। तो इसी तरीके से ये 400 और 500 ये टोटल राशि कितनी हुई हमारे पास 900, तो ये 900 ना होकर कितने हो जाएगी 12.5 गुना हो जाएगी। तो 900 का 12.5 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 11,250 रुपए, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, कहाँ आ रहा है 11,205। ठीक है, हमने 400 और 500 मान लिया था ना, तो जब हमने माना तो हमारा कितना 200 रुपए ब्याज आया, लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ कितना 2500, तो ये इसका कितना गुना है 12.5 गुना। तो ये 900 का भी 12.5 गुना हो जाएगा। अभी 12.5 गुना कैसा हुआ, देखो 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9,000, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, क्या है 900 है ना, तो ठीक है 1800, और फिर एक बार फिर ये आधा है 900 का आधा कितना हो जाएगा 450, तो कितना है 0 5 8 4 12 का 2 आंसर पर 1 11,250। तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा 11,250। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसको वापस रिपीट करके देखना। देखो हमको यहाँ हिंट मिल गया था कि प्रथम राशि का चौथा हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है, तो यहाँ से हमारा रेशियो निकल गया एक्स और वाई किस अनुपात में थे 4 और 5। तो देखो 4 और 5 से सोल्व करता ना तो थोड़ा टिपिकल होता, तो मैंने क्या करा 4:5 के रेशियो में मैंने क्या लिख दिया, इस एक्स 400 मान लिया और वाई 500 मान लिया। जब मैंने 400 और 500 से ये दी हुई कंडीशन से कैलकुलेट किया तो मेरा इसका साधारण ब्याज तो आया 80 और इसका वाई का आया 120।
टोटल कितना आया 200, लेकिन ये दिया हुआ कितना है 2500 रुपये। ठीक है, तो 2500 दिया है तो 200, 2500 200 का क्या है 12.5 गुना ही तो है। तो इसी तरीके से ये 900 भी क्या हो जाएगा 950 ना होकर 12.5 गुना हो जाएगा, मतलब 11,250। पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है। देखो मिश्रण कितना है 3 लीटर। अब 3 लीटर का 40% कितना होगा हमारे पास 3 इंटू 40/100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 2 से काट दीजिए 2 बार 5 बार, कितना आया 6/5। तो कितना हो जाएगा ये 1.2, मतलब 3 लीटर में 1.2 तो क्या है आपके पास शर्करा। ठीक है, और शेष बचेगा जो क्या होगा, शेष बचेगा जो क्या होगा पानी होगा। तो पानी कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर 3 में से 1.2 अगर शर्करा है तो 1.8 कितना आ जाएगा पानी आ जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत कितना होगा। देखो जब 1 लीटर पानी हम इसमें मिलाएंगे, टोटल मिश्रण तो कितना हो जाएगा 4 लीटर। शर्करा तो वही थी ना जो पहले थी, वही की वही रहेगी 1.2। वो पानी कितना हो जाएगा हमारे पास 1.8 की जगह 2.8। तो अब निकाल दीजिए 1.2 1.2 4 का कितना प्रतिशत है, तो शुगर का परसेंटेज निकल के आ जाएगा ये नए वाले में। ठीक है, ये मिलाने के बाद नया, तो 1.2 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। 4 से इसको काटिए कितना आएगा 25। 25 को जब आप 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा 30%, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर है। देखो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, आपके समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने वाली भुजाएं तो होती है बराबर, और उसके जो सम्मुख कोण ये होते हैं ना, सम्मुख कोण ये होते हैं आपके बराबर। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 5y = आएगा 150। एक कंडीशन तो आपकी आएगी ये, और सम्मुख कोण एक कंडीशन क्या आ जाएगी ये 4x + y = 75। अब देखो एक चीज देखे ना, तो टेक्निकली ये क्वेश्चन आपके गलत था। गलत कैसे था, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब एक चीज देखिए, ये 150 है तो ये 150 होगा तो कितना हो जाएगा 300। ये 75 है और ये 75 होगा तो कितना हो जाएगा 150। तो कितना हो रहा है 450 हो रहा है ना। मतलब टेक्निकली ये क्वेश्चन तो था गलत, लेकिन हमको इक्वेशन से यहाँ एक्स और वाई के मान निकालने हैं तो निकाल लेते हैं। बाकी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो होता है 360 डिग्री, और इन दोनों के हिसाब से देखें तो ज्यादा हो रहा है। लेकिन यह क्या होता है समांतर चतुर्भुज आमने सामने वाली भुजाएं होती है बराबर, और सम्मुख कोण जो होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। तो यह कंडीशन क्या निकल के आ जाएगी 2x + 5y = 150, 4x + y = 75। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4x + का 10y = 300, और नीचे क्या है 4x + y = 75। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा नीचे माइनस कट जाएगा, ये माइनस होगा तो 10 में से एक y गया तो कितना बचेगा 9y। इधर कितना बचेगा, ये माइनस होगा तो 225। 9 को 225 से आप काटोगे तो कितने बार कटेगा 25 बार। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ 25। अब देखो जब y की वैल्यू 25 आई है ना, तो इस वाली सेकंड जो इक्वेशन है इसमें y की वैल्यू आप रख के चेक कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आएगी 4x + का 25 = 75। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 75 में से 25 माइनस होगा तो कितना बचेगा 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12.5 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत था। कैसे था, क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और यहाँ ज्यादा जाएगा। लेकिन हमारे को यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी ना, तो हम इसको इक्वल में रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंदर सम्मुख कोण जो होते हैं ना उनका मान क्या होता है बराबर होता है। वैल्यू रख दीजिएगा 2x + 5 के इक्वल में 150 और 4x + y के इक्वल में 75। तो यहाँ हमारा आंसर क्या निकल के आया, x की वैल्यू तो आई 12.5 डिग्री और y की वैल्यू 25 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कबीर ₹10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बराबर होगा। अब देखो इसकी डायरेक्ट मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ तो लिखो आप CP, यहाँ लिखो SP। CP का मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और SP का मतलब सेल प्राइस विक्रय मूल्य। यहाँ लिखो आप आर्टिकल, ठीक है, और यहाँ लिखो रेट। अब देखो स्टार्टिंग क्या कह रहा है, 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, मतलब आर्टिकल कितने थे 11 थे ना, और पैसे कितने थे 10 रुपए में 11, और बेचा कितना में 11 रुपए में 10 की दर से। आर्टिकल कितने थे 10 और प्राइस कितनी थी 11। ठीक है, अब देखो
जब आपको पहले 10 को इसको इस रो से मल्टीप्लाई करो, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 100, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, ऐसे चल के ऐसे चले तो 100 रुपये तो आपके पास क्या आ गई कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। लिख देता हूँ हिंदी में यहाँ क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य निकालना तो क्या करना है, ऊपर से चलना है, इस रो से इधर चले, 11 से 11 को मल्टीप्लाई किया और तो कितना आ गया 121, ये आपके पास आ गया विक्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य 100 रुपए, विक्रय मूल्य 121 रुपए, तो कितने का फायदा, 100 में खरीद कर 121 में बेच रहा है ना, इसके हिसाब से 100 रुपए क्रय मूल्य, 121 विक्रय मूल्य, तो 21 का क्या हुआ प्रॉफिट। और जो भी आपका ये क्रय मूल्य होता है किस पर निकल, क्या लाभ और हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो प्रतिशत निकालना है तो निकाल दीजिए, 21 का फायदा किस पे 100 पे, तो 100 इंटू 100 से 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 21% का प्रॉफिट, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक्स से 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 इक्वल टू क्या दे रहेगा 2 से 125/26, तो एक्स बराबर होगा। अब देखो इजी यही पड़ेगा कि आप इसको ऑप्शन से करिए, तो पहला ऑप्शन रखते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 1 से 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9, इसको सोल्व कर लीजिए, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है क्या, तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पास 1 से 5/6 दे रखा है ना मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न में बदलिए तो क्या आएगा 11/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 7 और 9 का, 6 और 7 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 6 7 और 9, 3 से भाग दीजिए 2 7 3, फिर 2 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 7 का जाएगा, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 7 126, 126 हमारे पास एलसीएम आया। 6 का भाग कितनी बार जाएगा 21 बार, तो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 231। 126 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 18 बार, 18 पंजे 90। वो देखिए 9 का भाग कितनी बार जाएगा 126 में 14 बार, 14 चौके 56, जोड़ लीजिए कितना आएगा 231, 90 और 56, 231 और 90 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 321, 321 और 56 कितना हो जाएगा 1 6 7 7 3, तो ये कितना आ जाएगा 377/126। अब देखिए 377 में जब 126 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, शेषफल कितने बचेगा 125, और नीचे किसके 126 का भाग दिया ना, तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये आंसर आया ना जब हमने वैल्यू 1 रखी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर होगा, थीटा मतलब ये वाला एंगल पूछा हमसे, ये वाला। तो देखो वृत्त के अंदर क्या होता है कि एक जीवा से वृत्त के एक ही तरफ, मतलब एक ही तरफ जो बनाए गए कोण होते हैं ना वो समान होते हैं। तो अगर ये एंगल 40 है, तो ये देखो ये जीवा ही है ना, इसको मैं ए और बी मान लेता हूं, तो इससे आप इस तरफ किधर भी आप एंगल बनाओगे तो वो हमेशा बराबर होगा। तो अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 40 है और ये 85, तो देखो ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है ना, इसको मैं सी नाम दे देता हूँ, ए बी और सी, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री, सी तो क्या 40, ए कितना हो जाएगा 85, और बी हमें निकालना है ना, तो प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, 40 और 85 कितना होगा 125 डिग्री, प्लस का बी इक्वल टू 180, तो बी की वैल्यू निकालनी, तो एंगल बी कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से 180 में से जब हम 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। पूर्ण संख्याएं दी गई है, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या किसके बराबर होगी। अब देखो यहाँ से हमारे को ये ऑप्शन में छोटी संख्या दे रही, तो ऑप्शन से सोल्व करते हैं। देखो पहला ऑप्शन उठाते हैं 25, 25 को अगर ये क्या कह रहा है छोटी संख्या के 7 गुने बड़ी संख्या को विभाजित किया जाता है, 7 गुने से, ठीक है, बड़ी संख्या विभाजित किया। तो मैं ऑप्शन से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में हमें छोटी संख्या दे रही, तो छोटी संख्या वाली जो कंडीशन दे रही है उसको फुलफिल करते हैं। क्या कह रहा है कि 7 गुने को, तो 25 का 7 गुना करता हूँ तो कितना आता है 175। अब देखिए, अब 175 में मैं किसका भाग दूं कि मेरे पास 5 शेषफल है, तो 34 पंजे क्या होता है 170। जब मैं 34 का भाग 175 में देखता हूं तो भागफल तो 5 आता है, लेकिन शेषफल कितना आ जाता है 5। लेकिन यहाँ शेषफल क्या कह रहा है 1 प्राप्त होगा, तो ये कंडीशन तो यही फेल, मतलब 25 तो आंसर नहीं होगा। अब देखिए 18 को 7 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 126 आया। 126 में अगर हमने, अब देखो अगर मैं 25 से भाग देता हूं तो 25 इंटू पंजे
25 पंजे कितना होता है 125, मतलब भागफल भी 5 आता है और शेषफल कितना हो जाएगा 126 में से 125 माइनस करो, एक शेषफल बच रहा है ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। छोटी संख्या 18 का 7 गुना 126, उसमें बड़ी संख्या 25, 25 से अगर मैं भाग देता हूँ अगर तो कितना 5 बार में कितना बार जाएगा 125 बार, शेषफल कितना बचा, भागफल तो आ गया 5 और शेषफल कितना बचा, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए संख्या 1706580 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग होगा। तो देखो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, कितनी संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। 6 कहाँ आ रहा है 6 यहाँ, 6 के बाद कितनी संख्या आ रही है, कितने अंक आ रहे हैं 1 2 3 4, 6 के बाद एक अंक है ना, तो ये देखो 6 1 2 4 ही है ना, 3 4। अब 9, 9 का आ रहा है, 9 तो एंड में आ रहा है, तो 9 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, तुम जोड़ दो इन सबको 9 0 0 0 6 0 7, तो देखो कहाँ मैच हो रहा है ये 7 0 6 0 0 9, तो ये ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो स्थानीय मान निकालते कैसे, 9 इकाई पे आ रहा है ना, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 पे आ रहा है तो उसको 10 से ढाई पे आ रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 सैकड़ा पे आ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 पे आ रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 वाला 10,000 पे आ रहा है तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो स्थानीय मान तो वैसे आपको आता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। देखो इनको सोल्व करते हैं। 1/3 का मतलब क्या होता है हमारे पास 33.33, ठीक है 30%, तो ठीक है 30% को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो 30/100, सॉरी ये भी 30/100 और ये भी, तो इसको ये सॉरी ये ऑप्शन में 31 है ना, ये 31% होगा, तो आप इसको 31/100 कर दीजिए अभी। और ये क्या हो रहा है 3/100, 3/10, तो 3/10 की वैल्यू इसको भी अभी आप 3/10 रहने दीजिए। और ये क्या आ रहा है चौथी संख्या 0.313, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटेगा तो 313 डिवाइड बाय 1000। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है 0.909 अपॉन में 3 से इसको हम काटेंगे तो ये देखो इसकी वैल्यू तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 0.303। अब वो क्या कह रहा है कि छोटी से बड़ी भिन्न, मतलब छोटे से बड़ा आरोही क्रम में हमको इसे जमाना है। देखो अब ये भी गलत लिख दिया था मैंने, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33, ये तो आ रहा है 0.33। 31% का मतलब क्या होता है 31/100, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे 2 जीरो है तो 0.31। 3/10 क्या हो जाएगा हमारे पास 0.3, ये इसमें 313 में 1000 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.313, और 0.909 में 3 से डिवाइड किया तो ये क्या है 0.303। अब देखिए इसमें बढ़ते हुए क्रम में जमाना, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा तो ये आ रहा हमारा 3/10, ठीक है। फिर इससे बड़ा फिर और कौन दिख रहा है हमारे को 303, मतलब ये क्या आ रहा है 0.909 में 3। फिर इससे जस्ट बड़ा हमको क्या दिख रहा है, ये 0.31 दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये इसका वैल्यू क्या थी 31%। अब देखो यहाँ तक चलना हमें इनफ है, क्योंकि बीच में पूछा ना तो दो संख्या तो इसके बाद में आएगी, तो बीच वाली संख्या हो गई क्या 31%, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है स्टार्टिंग में गलती हो गई थी, 1/3 को हम क्या लिखेंगे 0.33, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा 31%। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यदि 9x76 माइनस का x6y9 इक्वल टू क्या दे रखा है 3y/7, मतलब 9x76 को जब हम माइनस करते हैं किससे x6y9 से, तो क्या मिलता है हमारे को 3y/7। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो जब मैं x की वैल्यू 9 पुट करता हूँ, ठीक है, और y की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो क्या आ जाता है 9976 माइनस y की वैल्यू क्या करूंगा 3 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू तो 9 ही है ना 9639। तो देखो ये क्या आता है हमारे पास, 16 में से 9 गया 5, इधर क्या बच जाएगा, एक बचा 16 में से 3 सॉरी 6 में से 3 गया तो 3, इधर क्या बचेगा हमारे पास 9 में से 6 गया तो 3, और इधर तो क्या बचेगा 0, तो 335। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं है। अब बी की वैल्यू पुट करके देखिए, तो बी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू नो पुट करनी है 9376, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम 3699
करिए माइनस, कितना आएगा, 16 में से 9 गया 7, इधर 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब देखो y की वैल्यू 7 आ रही है क्या यार, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं हो रहा। अब सी की वैल्यू रखते हैं x5 और y8, तो 9 5 7 6 में से आप माइनस करिए। x की वैल्यू कितनी ली थी 5, तो 5 6 8 और 9 माइनस करिए। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 17 इधर क्या बच जाएगा 6 6 6 इधर हासिल है। 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, इधर 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, 8 में से 5 गया तो 3 3 8 8 7। इधर क्या है, देखो इधर y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 8 आ रही है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि आपको ऑप्शन से वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। यदि मैसे पे 408 1032 इक्वल टू 1032 x माइनस 408y दे रखा है और x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो x माइनस 5 निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या कह रहा है, HCFO 408 तो 408 और 1032 का आप क्या निकालिए, HCF निकाल लीजिए। तो देखो इसके फैक्टर कर लीजिए आप, तो 408 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 204, वापस 2 का भाग दिया कितना है 102, वापस 2 का भाग दिया कितना है 51, फिर 3 का भाग दिया कितना है 17, फिर 17 का भाग देंगे तो 17। तो 408 के फैक्टर तो क्या आ गए मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब 1032 के फैक्टर निकाल लेते हैं, HCF निकालना है ना 1032, तो 2 का भाग लगेगा कितना आ जाएगा 516, 516 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 258, 258 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा ये हमारे पास 129, 129 में 3 का भाग लगाओगे कितना आएगा 43, वापस 43 में 43 का भाग जाएगा। तो कितना इसके फैक्टर कितने हैं हमारे पास 1032 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 3, तो HCF कितना आ जाएगा इसका 2 इंटू 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, HCF कितना आया 24 आया हमारे पास। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1000, दो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1032 x माइनस का 408 y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 24। तो देखो इसको और सोल्व कर सकते हैं ना, आगे 24 से काट दीजिए, 1032 को 24 से काटोगे तो कितने बार कटेगा 43 बार, यहीं से हमको पता चल रहा है 43 x, और इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा कटेगा 17 y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ 1। दूसरी इक्वेशन कितनी दे रही x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर x माइनस वाई कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इसको आप 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दीजिए 43x माइनस का 17y इक्वल टू 1, इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x प्लस का 17y इक्वल टू 17 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 7 7 49 का 9 हासिल ऊपर 4, 7 और 4 11, तो कितना आ जाएगा 119। इसको काट दीजिए, प्लस और माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 60x इक्वल टू 120। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब देखिए x की वैल्यू अगर आपके पास 2 आ गई ना यहाँ, तो हमारे को x प्लस वाई कितना दे रखा है 7, x की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 5। पूछा क्या हमारे को x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अभी निकाली हमने 2, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5, तो 2 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इजीली हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस चाहिए, मैं आपको करवा रहा हूँ ना इसलिए टाइम लग रहा है। बाकी कैलकुलेशन में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ये पूरा जो पेपर है ना ये विद इन 15 मिनट के अंदर आराम से आप कर सकते हैं, आराम से हंसते खेलते हुए। ठीक है, अगर और फास्ट स्पीड है आपकी तो 10 मिनट में निपटा लोगे, ये मेरी गारंटी है। श्री के पास 55,600 रुपए है, उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसके धन का 8 गुना प्राप्त किया। मतलब 55,600 को उसने निवेश किया और कितना 8 गुना प्राप्त किया। तो कितना प्राप्त किया देखते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 0 0 8 सिंह 48 का 8 हासिल ऊपर 4, 8 पंजे 40 और 4 44 का 4 हासिल ऊपर 4। देखो 8 पंजे 40 वापस क्या आ जाएगा, ये मतलब निवेश करके उसने कितना प्राप्त किया 4,44,800 रुपये। अब क्या कह रहा है वो आगे, फिर उसने रू 57,986 एक संस्था को दान कर दिए। मतलब इसमें से 57,986 रुपये उसने दान कर दिए। तो अब कितना बचा होगा हमारे पास, बोल रहा है ना कि बचा हुआ धन निवेश किया। तो ठीक है, एक बार देखते हैं कि इनमें से कितना बचा होगा दान करने के बाद। 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा 4, इधर कितना बचा होगा 9, 9 में से 8 गया तो कितना 1, इधर कितना बचा होगा 7, 7 में से 9 जाएगा, सॉरी 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, इधर कितना बचा होगा 3, इधर से हासिल लिया 13, 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6, इधर बचा होगा 3, इधर से एक हासिल लिया 13 में से 5 गया तो कितना बचा होगा 8, और इधर कितना बचा होगा 3। मतलब कितना बचा हमारे पास 3,86,814। अब क्या कह रहा है कि उसने बचा हुआ धन निवेश किया।
इस धन को उसने वापस क्या कर दिया, निवेश कर दिया, और इसका केवल 1/3 प्राप्त किया। अब इस ये जो है ना इधर 3,86,814, इसका क्या हुआ कि इसका केवल 1/3 प्राप्त किया है इसने। तो देखिए काट दीजिए इसको, इसमें 3 का भाग लगा दीजिए आप, कितनी बार कटेगा ये, एक बार। 8 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 बचा, 6 आया, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 2 वापस 2 बचेगा, वापस कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 7 बार जाएगा ना अब तो, 9 बार जाएगा, 9 बार, ठीक है, 9 बार 27 बार जाएगा ना। फिर क्या बचा, एक और एक, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 बचेगा, 2 4, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो ये कितना बचा, 128,938, मतलब कितना अमाउंट बचा टोटल, 128,938, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं तो प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होगा। देखो समबाहुभुज में समबाहुभुज जो होता है ना आपके पास, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, सभी बहिष्कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब पूछा क्या कि प्रत्येक बहिष्कोण का योग, भुजाएं 9 तो 9 कोण बनेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा 360 में 9 का भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा ये, 360 में 9 का भाग लगाओगे तो 40 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री आंसर आ जाएगा। एक यदि वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा। देखो वर्ग का परिमाप कितना है, मतलब हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा ये रही होगी वर्ग की, तो परिमाप कितना है 144, तो यहाँ से भुजा कितनी निकल के आ जाएगी हमारे को, 4 को 144 से काट दो, कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की भुजा कितनी है 36 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग की भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, भुजा स्क्वायर 36 इंटू 36, ए स्क्वायर ही होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल तो हो गया कि भुजा स्क्वायर 36 इंटू 36, आयत की लंबाई कितनी दे रखी 81, और चौड़ाई हमको निकालनी है, तो चौड़ाई निकाल दीजिए, हमको अंतर निकालना है, लेकिन उसके लिए चौड़ाई तो निकालनी पड़ेगी ना। अब देखिए इसको काटिए, कितने बार कटेगा, 3 से काटते हैं, ये तो कटेगा 27 बार, ये कटेगा 12 बार, वापस देखो कट रहा है क्या, वापस इसको काट दीजिए 3 से, ये कटेगा 9 बार, ये कटेगा 12 बार, वापस काटिए इसको 9 से, ये तो कितनी बार कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार, वापस इसको काट दिए 3 से, तो ये कितना 4, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, 4 इंटू 4 16। तो देखो लंबाई कितनी थी 81, चौड़ाई कितनी है 16, तो 81 में से जब 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारे पास 65 सेंटीमीटर। तो इनका अंतर क्या आया, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 65 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ समझ में नहीं आया, तो ये क्या था, वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या, अगर भुजा हमने ए मानी तो a प्लस ए कितना दे रखा है 144, चारों भुजाओं का योग, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 4a इक्वल टू 144। ठीक है, मैंने सीधा सा लिख दिया था, अगर आपको डाउट हो तो ये क्लियर कर लेना। 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी और गणित की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के छात्र है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या होगी। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है और प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के छात्र बैठ सकते हैं। मतलब अगर पहले 60 से बैठे होंगे 105 और 135, तो कुछ नहीं करना आपको, देखो सिंपल सा देखते ही समझ में आ रहा है, 60, 105 और 135 का क्या करो आप HCF निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 60, 105 और 135 का HCF किससे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस देखिए, कितने का डिफरेंस 45 का, यहाँ कितने का डिफरेंस 30 का, इनमें कितने का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो सबसे छोटा डिफरेंस हमको देखना है। तो देखो सबसे छोटा डिफरेंस कितना है 30, 30 का 60 में भाग जाता है, जा रहा है, 105 में भाग जाता है, नहीं जाता, तो 30 तो हमारा HCF नहीं हो सकता। अब 30 के टुकड़े करो छोटे छोटे, तो इसका 2 इंटू 15 इसका एक टुकड़ा हो सकता है ना, सबसे छोटे टुकड़े करने की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक इसका मैक्सिमम जो इसके बाद जो फैक्टर आ सकता है 30 के बाद, वो क्या 15 ही आएगा, 2 इंटू 15। अब देखिए 15 का भाग जाता है क्या, 15 का 60 में भाग जाता है, 105 में भी जाता है, 135 में भी जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा पास, इनका HCF कितना हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको HCF निकालने में ऐसी दिक्कत आती है तो आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए त्रिभुज ABC में AP कोण BAC का समद्विभाजक है। क्या कह रहा है कि AP कोण BAC का समद्विभाजक है तथा AQ BC पर लंब है। AQ जो क्या है BC पर लंब है, मतलब
कौन समद्विभाजक मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। यहाँ नहीं दिख रहा लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल पी ए क्यू बराबर है, मतलब पी ए क्यू ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल अब हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। ये 75 है, ये 35 है, तो ये पूरा वाला ए एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ए 75 और 35 का सम कितना होगा हमारे पास 110 डिग्री। तो 180 में से जब मैं 110 माइनस करूंगा, 110 डिग्री माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। मतलब एंगल ए मेरा कितना आया यहाँ पे, पूरा कितना है 70 डिग्री। अब देखो ये 70 डिग्री है ना, तो इसका आधा ये कितना होगा 35 डिग्री, और ये वाला भी कितना होगा 35 डिग्री, क्योंकि क्या कह रहा है कि ये जो एपी है ना ये क्या है, कौन समद्विभाजक है, ठीक है, बीएसी का समद्विभाजक। ये बीएसी का समद्विभाजक मतलब ये वाला भी कितना 35 और ये वाला भी कितना 35। हमें निकालना कितना है यहाँ, हमें निकालना क्या है यहाँ पी ए क्यू, मतलब पी ए क्यू हमें तो ये वाला ही निकालना है ना। अब देखो ये पूरा 35 है। अब इसमें एक चीज और देखना, ये 75 ये यहाँ लंब है तो 90 हो जाएगा, ये 75 ये 90, तो ये वाला एंगल कितना आया केवल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 75 90। तो 180 में से 75 प्लस 90 को माइनस कर लीजिए आप, आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये कितना आया 180 में से जब मैं माइनस करूंगा, कितना माइनस करूंगा 165, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री। अब देखिए ये पूरा एंगल तो कितना है 35, ये वाला कितना है 15, तो ये क्या हो जाएगा 35 माइनस का 15, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अगर डाउट होना तो एक बार स्टार्टिंग से देख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 20 डिग्री आया ना, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो अभी भी डाउट होना तो एक बार और वापस बता देता हूँ मैं आपको, अच्छे से समझाता हूँ आपको। ये क्या कह रहा है वो, ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, ये क्या है कि इसका समद्विभाजक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब यहाँ इसने पी डाला है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इसने क्या करा था, बी हमारे को दिया था 75, ये दिया था हमको 35। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये 35 है ये 75, तो ये कितना निकल गया है हमारे पास 70 डिग्री। ये 70 निकल गया है, तो ये वाला 35, क्योंकि आधा आधा बांट रहा है ना दोनों को, एपी इसको आधा, इस कोण को ए को आधा आधा बांट रहा है, तो ये भी 35 हो जाएगा। अब एक चीज देखना, इसने क्या करा कि एक ये यहाँ पे लंब डाल दिया, और लंब डाल दिया और हमसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ ली, मतलब ये वाला क्यू ए पी की। अब ये टोटल 35 है, 35 में से हम अगर ये वाला निकाल लें तो इससे ही माइनस कर लेंगे ना। अब देखो ये 90, ये लंब है तो मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 75, तो ये कितना हो जाएगा केवल ये वाला एंगल, ये 15 हो जाएगा। ये टोटल 35 है तो 35 में से 15 माइनस करूंगा तो 20 आएगा ना मेरे पास, ठीक है। तो यही तो आंसर होगा। यदि दिए गए त्रिभुज एबीसी में ओबी और एसी ओसी क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक है, ठीक है। एंगल ये क्या करे, एंगल बी का समद्विभाजक बी हो और एंगल सी का समद्विभाजक सी हो, तो एंगल बी ओ सी का बराबर होगा। तो एंगल बी ओ सी बराबर होगा, देखो इसकी एक थ्योरम होती है, अगर ये कोण समद्विभाजक होते हैं ना, ये जब कोण समद्विभाजक जहां पे भी मिलते हैं तो ये क्या थ्योरम हो जाती है, अगर ये एंगल ए अगर 40 है तो इस एंगल का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस एंगल a/2। ये देखो समद्विभाजक वाली कंडीशन है, तो इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, 90 डिग्री प्लस एंगल ए कितना देगा हमारे को 40/2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर देखो ये अगर इसको भुजा को हम आगे बढ़ाते, एक कंसेप्ट और क्लियर कर देता हूँ आपके। अगर हमारे को ये एंगल दिए होते और कहता है कि इसके समद्विभाजक, भाई जो कोण है ना, अगर इसके समद्विभाजक पूछा होता ना तब, और अगर हमसे ये वाला एंगल पूछ लेता तो हमारी इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 90 प्लस क्या, सॉरी यह माइनस हो जाएगा 90 माइनस रूट एंगल a/2। तो देखो अगर ये भी पूछे ना तो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हमको यहाँ ये वाला पूछा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 प्लस एंगल a/2, तो ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को आकृति अनुसार बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है। ये देखिए ये एक ये वाली लाइन आपकी और एक ये वाली लाइन है आपकी। अब देखो दी गई आकृति से हमें वैसे पता चल रहा है कि दो ये क्या है समांतर रेखा है, तो यहाँ से देखो एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, जेड बन रहा है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल X, और ये क्या हो जाएगा एंगल B इक्वल टू एंगल Y। एकांतर कोण की प्रॉपर्टी होती है ना, तो देखो अगर A X के इक्वल है B Y के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ ये वाली जो कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब x प्लस वाई किसके बराबर होगा, x प्लस वाई किसके बराबर होगा हमारे पास a प्लस बी के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ a हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए समांतर भुजाएं क्वेश्चन में देखते ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। यदि त्रुटि के कारण एक कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए तो एक छात्र में छात्रों की कुल एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है वो, एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से छप गए। ठीक है, अब देखिए 98 की जगह कितने छपे, 108। तो 108 में से 98 माइनस करो, मतलब कितने की त्रुटि हुई हमारे पास, 10 नंबर की त्रुटि हुई ना। अब एक चीज देखिए, वो क्या कह रहा है कि एवरेज कितना बढ़ा, एवरेज बढ़ा कितना यहाँ हमारे पास 1/5, मतलब कितना 0.2 एवरेज हमारा क्या हो गया, उससे बढ़ गया। अब देखो इसको ऑप्शन से देखिए, अगर मान लीजिए 50 छात्र होते, 50 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है, तो कितना हो जाता है ये हमारे पास एवरेज, तो पॉइंट ये बढ़ता ना। तो 50 को जब मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता तो देखो कितने, 50 को 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 10। तो अगर 0.2 अगर बड़ा है, अगर 50 छात्र होते हैं और अगर 0.2 अगर सबका बड़ा है तो कितना 10 बढ़ता ना। तो यहाँ पे भी तो हमारा मैच हो रहा है ना, 10 यहाँ हमारा बड़ा, त्रुटि कितने की हुई 10। और यहाँ अगर 50 छात्र होते और 0.22 में की त्रुटि सबसे अगर होती तो कितना 10 बढ़ता ना। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट ऑप्शन से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक बार और समझा देता हूं, देखो 98 की बजाय 108 छप गया, मतलब कितना 10 अंक ज्यादा हुआ। इस 10 अंक ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, पूरी क्लास की क्या हुआ, पूरी क्लास का 0.2 नंबर बढ़ गया, पूरी क्लास का। तो देखो टोटल अगर 50 छात्र होंगे, 50 छात्रों में अगर 50 ही छात्रों के 0.2 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बढ़े होंगे ना। तो यही तो कह रहा है वो 10 की त्रुटि हुई थी। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 50 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 30 होते तो 30 में क्या होता, 30 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता तो ये कितना आता मेरा 6। लेकिन फिर वो क्या, उस कंडीशन में क्या होता, 98 में 6 बढ़ा के कितना 104 अंक लिखा होता, तब हमारा 30 आंसर होता। ठीक है, आप होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पेपर होता है आपका फिनिश। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो सॉल्यूशन था ये कैसा लगा, और ऐसे ही पेपर आप, ऐसे ही क्वेश्चन पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके आप सॉल्यूशन ऐसे ही चाहते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके इसी पैटर्न पे, इसी लेवल के नए क्वेश्चन बना के भी आपको दे दूंगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको पेपर जो सॉल्यूशन था ये कैसा लगा। अगर आप आगे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अभी आपके एग्जाम में लगभग 2 से 2.5 महीने हैं, तब तक मैं आपकी पूरी रीड की मैथ्स करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।